नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। हाल में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एसएस मुंद्रा ने बैंक चार्जेस, ग्राहकों के साथ बैंकों के व्यवहार में बदलाव की बात कही। इसके साथ ही एसएस मुंद्रा टेक्नोलॉजी में सुधार के चलते बैंक अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी की संभावना भी जताई, जिसके बाद बैंक पोर्टेबिलिटी के पक्ष और विपक्ष में बहस शुरू हो गई है। आखिर ये बात कहां से शुरू हुई और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मिस्टर हर्ष शुंगटा होंगे। साथ ही आपको बता दें कि हाल में ही कुछ लोगों ने, कुछ प्रोफेशनल्स ने मिलकर बैंकिंग सिस्टम में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेकर एक पिटीशन, ऑनलाइन पिटीशन फाइल की और अब तक इस पिटीशन को 1 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल चुका है। इस संदर्भ में एसएस मुंद्रा ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। One more area which I would like to mention here, that while the banks have been granted autonomy in fixing, say, minimum average balance or the charging for premier services or whatever it is, but it should not be used as an excuse to deny or drive away services to the common man. And this is what we are at pain to observe in some of the institutions. It is moving in that direction. हालांकि उनके इस वक्तव्य में बैंक पोर्टेबिलिटी को लेकर साफ साफ तो कुछ नहीं उन्होंने कहा, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर उन्होंने माना कि बैंकों की फिलहाल जो स्थिति है वो एक एक्सक्यूज ना बने कस्टमर्स को परेशान करने का। और ये जो ऑनलाइन पिटीशन है, इसमें भी कहीं ना कहीं ये जिक्र जरूर है कि बैंकर्स का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है एक आम नागरिक के प्रति, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। बैंक्स डिपॉजिटर्स को और बोरोवर्स को सेम पैमाने पर ना आके उनके साथ व्यवहार में बदलाव होना चाहिए। तो बैंक पोर्टेबिलिटी, आखिर ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देश में तो क्या दुनिया में भी कहीं ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है, क्या ये एक रियलिटी बन सकता है, इसे समझने के लिए हमारे साथ हर्ष शुंगटा जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये बैंक पोर्टेबिलिटी आखिर चीज़ क्या है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के बारे में हम सब जानते हैं और कहीं ना कहीं इसकी तुलना भी उससे हो रही है। ये आखिर अगर ये लाते हैं, अगर ये हो पाएगा तो इसके लिए क्या क्या मुश्किलें होंगी जो सामने होंगी? तो जैसे कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ने मोबाइल के सर्विसेज में जो कंज्यूमर्स की इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स मोबाइल के बारे में हुआ करती थी, जब से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आई है उसके बाद से उन कंप्लेंट्स में बहुत कमी हुई है। और वो इसलिए कि अगर आपका मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर आपको अच्छी सर्विस नहीं देता तो आप बिना उसके कोऑपरेशन के भी आप आराम से अपना नंबर शिफ्ट कर सकते हैं। नंबर सेम रहता है तो आपका कोई भी इनकमिंग डिस्टर्ब नहीं होता और उसके बावजूद आप शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर उसे रोक नहीं पाएगा। सिमिलरली अगर समझिए आज बैंक अकाउंट मेरा अगर कोई बैंक में है तो मैं उसे शिफ्ट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने उस पर कई इनकम के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं। मेरी पेंशन शायद उसमें आ रही है, मेरी और कोई डिविडेंड्स हैं जो मेरे डीमैट अकाउंट है वो उससे लिंक्ड है, डिविडेंड्स हैं, इंटरेस्ट है वो उसमें आ रहा है। अब वो नंबर मैंने दे रखा है और मैं पेमेंट्स करता हूँ, मेरी इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट्स, मेरे टैक्सेस की पेमेंट्स, वाटर टैक्स की पेमेंट, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज और कई सारे चार्जेस का मैं पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट से करता हूँ। अगर मैंने अकाउंट को बंद किया तो ये सारा का सारा जो तामझाम है मुझे नए अकाउंट में भी करना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के जैसे अगर बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी हो, जिसमें जैसे मोबाइल नंबर में मैंने 1901 पे एक भेजा पोर्ट और मुझे एक कोड आया, उस कोड के ज़रिए मैंने नए मोबाइल प्रोवाइडर को देने से मेरा नंबर ट्रांसफ़र हो जाता है, उसी तरीके से अगर मैं बैंक अकाउंट में कर पाया तो थोड़ी लगाम जो है बैंकों पे लगेगी, थोड़ी अंकुश लगेगी बैंकों पर जो मनमानी चार्ज कर रहे हैं या मनमाने इंटरेस्ट रेट्स चार्ज कर रहे हैं, उस पे अंकुश लगेगा। अगर जैसे कि डिप्टी गवर्नर ने कहा, अगर कस्टमर साइलेंटली शिफ्ट हो सकता है तो ज़रूर उस पे थोड़ा अंकुश लगेगा।
आप उस पक्ष में से हैं हर्ष सर जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स इसके विरुद्ध भी आ रहे हैं जहां पर ये ज़रूर बात रखी गई है कि इसके सामने कई चुनौतियां हो सकती हैं, कई हर्डल्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा हर्डल तो मौजूदा सिस्टम का है, क्योंकि अगर फॉर्मेट देखें तो किसी बैंक में 12 डिजिट का खाता नंबर है, किसी में 11 का है, और इनफैक्ट कुछ बैंक्स में 14 डिजिट तक का भी नंबर है। अगर कुछ भी ऐसा बदलाव होता है, हम बहुत आगे की बात सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इस चीज़ को रियलिटी में बदला जाए तो बैंकों के एंड से क्या कोई रेजिस्टेंस हो सकती है? क्या बैंक्स खुद चाहेंगे कि इस तरह का सिस्टम लाया जाए? हालांकि कस्टमर्स के लिए तो बहुत अच्छा होगा, जैसे आपने बताया कि किसी भी कारणवश अगर हमें नौकरी में बदलाव है या आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तो ये जो ब्रांच को लेकर और होम ब्रांच वर्सेस जो दूसरी ब्रांचेस होती है, इसको लेकर जो इश्यूज होते हैं वो लोग फेस नहीं करेंगे। लेकिन बैंक्स की तरफ से क्या रवैया रह सकता है? तो अगेन मैं मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का हवाला दूंगा। आपको ध्यान होगा कि उसको लाने में कम से कम 3-4 बार उसे पोस्टपोन करना पड़ा, टेक्नोलॉजी कॉस्ट्स का हवाला दिया गया, बहुत सारी चीज़ों का हवाला दिया गया कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी क्यों नहीं हो सकती, और काफ़ी रेजिस्टेंस के बाद ही इंडस्ट्री ने उसे एक्सेप्ट किया था। 3 या 4 साल लगे थे उसे एक्सेप्ट होने में। तो सिमिलर रेजिस्टेंस बैंकिंग सेक्टर से ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि यस कॉस्ट होंगे, टेक्नोलॉजी कॉस्ट क्लियरली होंगे, बैंकों के सिस्टम को चेंज होना होगा, उसका कॉस्ट लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहकों को बदलने की सुविधा से जो बैंकें अपनी मनमानी कर रहे हैं उस पे अंकुश लगेगा, तो रेजिस्टेंस होगा। कई लोगों का ये भी मानना है कि पोर्टेबिलिटी चूंकि डिफ़िकल्ट है और रेजिस्टेंस बहुत है, तो इसका हवा छोड़कर जो दूसरे रिफॉर्म्स हैं जिनमें पोर्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, वो रिफॉर्म्स भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है। पोर्टेबिलिटी को थोड़ा बहुत बीच बीच में जब प्रेशर में आते हैं, ये पेटिशन की आपने बात कही, तब उसकी बात करते हैं। पिछली बार जब बात की थी 1.5 साल पहले, 1.5 साल तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब वापस से बात कर रहे हैं, और वापस जब रेजिस्टेंस आएगा वापस शायद कोई बात नहीं हो। लेकिन कई चीज़ें हैं, पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस है तो उसे वेयर डाउन करना चाहिए। लेकिन पोर्टेबिलिटी के अलावा भी कई मेजर्स ऐसे लिए जा सकते हैं जो आरबीआई बड़ी आसानी से कर सकता है, और जिससे जो बैंकें आज मनमानी कर रही हैं उस पर अंकुश लगेगा। पोर्टेबिलिटी आने तक ये स्टेप्स उनको करने चाहिए। आरबीआई ने एक तर्क ये भी दिया, या फिर जो पक्ष रखा एसएस मुंद्रा ने, वो ये कि अब जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो पहले के मुकाबले एडवांस्ड हो गया है। यूपीआई जैसी पेमेंट सर्विसेज हैं, और आधार से अब खातों को हम जोड़ पा रहे हैं। इसके चलते एक स्ट्रक्चर ज़रूर तैयार है। तो आप इससे अग्री करेंगे कि जो 2 हर्डल्स, एक टेक्नोलॉजी और दूसरा बैंक्स की रेजिस्टेंस, इसमें जो टेक्नोलॉजी वाला फ्रंट है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो सकता है? यानी टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर हम तैयार हैं, लेकिन शायद बैंक्स अभी इस बड़े कदम के लिए तैयार नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यहाँ पे तो विल अगेंस्ट में है। लोग चाहते नहीं है बैंक की ये हो, और वो रेजिस्टेंस है क्योंकि ऑब्वियसली उनके बॉटम लाइन को अफेक्ट होता है। कॉस्ट्स है, इम्पेडिमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी, जैसे डेप्यूटी गवर्नर ने कहा वेरी क्लियरली, आज टेक्नोलॉजी की जो इम्पेडिमेंट्स हैं, जो कॉस्ट हैं, वो पहले के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन हैं, कॉस्ट्स होंगे, और ऑब्वियसली रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ये रेगुलेटर पे डिपेंड करता है कि वो इसको कितना स्ट्रांगली पुश करता है। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर होना चाहिए कि पोर्टेबिलिटी को एक ओवरऑल सॉल्यूशन मान के बाकी कुछ ना करे, ये सही नहीं है। आरबीआई को दूसरे स्टेप्स भी लेने चाहिए। सिर्फ पोर्टेबिलिटी का हवाला देकर, रेजिस्टेंस का हवाला देकर जो सेमिनार्स हैं या वर्कशॉप्स हैं उनमें बात कर कंज्यूमर्स का जो बेनिफिट है वो नहीं होने वाला। इनफैक्ट जो लोग इसके विरोध में हैं या फिर जो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, उनका तर्क ये भी है कि फिलहाल अगर देखा जाए तो आरटीजीएस, एनईएफटी जो अलग अलग सुविधाएं, इसके ज़रिए आसानी से आप एक बैंक से अमाउंट दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो
इस तरह के कदम को आगे बढ़ाना या फिर इस तरह की चीज़ को भारत में लेकर आना, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो फिर चाहे वो मेडिक्लेम पोर्टेबिलिटी है, मोबाइल पोर्टेबिलिटी है, इसकी शुरुआत भारत से नहीं हुई, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और उसके बाद इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन अगर हम बैंक पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं, ये दुनिया भर में कहीं नहीं है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके अपने चैलेंजेस हैं और रेजिस्टेंस भी है। तो जहाँ तक ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग और बाकी की चीज़ें हैं, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का संबंध है, ऑलरेडी इस पर बहुत कुछ हो रहा है और लोग इसको अडेप्ट भी कर रहे हैं, फिर इसकी ज़रूरत क्यों है? मेरे ख्याल से दुनिया भर में कहीं 110 करोड़ लोगों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं है। शायद भारत, शायद नहीं, यकीनन भारत पहला देश है जो इस स्केल पर जिन्होंने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करके दिखाया है। शायद उसके फ़ायदे अभी तक कंप्लीटली विदित नहीं हुए हैं, कई फ़ायदे हुए हैं, कई नहीं हुए हैं, लेकिन आगे चलकर इससे काफ़ी फ़ायदा होगा मेरे ख्याल से, ये क्लियर है। तो ये भी पहली बार भारत ने किया। सिमिलरली कोई काम चूंकि दुनिया में किसी ने नहीं किया इसलिए हम नहीं कर सकते, ये तो मेरे ख्याल से दलील सही नहीं हुई। टेक्नोलॉजी के लिए भारत माना जाता है, हमारे ही लोग दुनिया भर में कटिंग एज टेक्नोलॉजी में जहाँ भी आप जाके देखेंगे भारतीय या भारतीय मूल के लोग उसमें एक्टिव हैं। तो कोई ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि नई चीज़, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड चीज़ हम हिंदुस्तान में करें। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, हमारे टेक्नोलॉजी को शोकेस करने के लिए भी, ऑब्वियसली ग्राहकों के लिए भी। ग्राहकों के लिए तो ये विन विन सिचुएशन हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम पास्ट में जाएं और मेडिक्लेम पोर्टेबिलिटी को याद करें तो 2011 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन 2011 से अब हम 2017 में कितना फ़ायदा इससे ग्राहकों को पहुंचा है? क्योंकि उसमें एक जिसे कह सकते हैं जो हर्डल था वो ये कि जो फाइनल कॉल है वो इंश्योरेंस कंपनी तय करती है कि आपको पोर्ट करवा सकते हैं आप पॉलिसी या फिर नहीं। क्या इसी तरह की प्रॉब्लम इस केस में आ सकती है? क्योंकि ये काफ़ी हाइपोथेटिकल है, अभी तक ये चीज़ हुई भी नहीं है और हम उस पर बात कर रहे हैं और सब तरफ इस पर बहस हो रही है। लेकिन क्योंकि पोर्टेबिलिटी की ही बात है, तो क्या जिस तरह की चीज़ें कंज्यूमर्स ने वहाँ फेस करी, क्या बैंक के संदर्भ में ऐसा हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है कि पोर्टेबिलिटी में ये एक बेसिक अजम्पशन है कि जहां पर आप जा रहे हैं वो एग्जिस्टिंग प्रोवाइडर से बेटर होगा। तो और उसके लिए एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप होना बहुत ज़रूरी है, जहां पे ग्राहकों को लेने के लिए बैंकों में आपस में प्रतिस्पर्धा हो, ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया में मेरे ख्याल से कार्टेल बना हुआ है। आप चार्जेस की बात करें, चाहे बैंक चार्जेस की बात हो, चाहे ब्याज की दरें हों होम लोन के ग्राहकों के लिए, सारी बैंकें उन्होंने यही किया है। अगर हम होम लोन की बातें करें तो पुराने ग्राहकों को हाई रेट दो, नए ग्राहकों को न्यू रेट दो, वो चाहे फिर पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, सभी बैंकों का एक ही रवैया है। सिमिलरली आप बैंक चार्जेस की बात करें, मिनिमम बैलेंस चार्जेस की बात करें और कोई चार्जेस की बात करें, ये मतलब सब सारी बैंकें एक साथ मिलकर करती हैं। तो उसकी वजह से आपने सही फरमाया कि हो सकता है कि जो पोर्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई मेडिक्लेम में, वो शायद यहाँ हो, या मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी में काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है तो वो हो। ये तो समय ही बता पाएगा कि ये दोनों में से कौन सी तरफ जाता है। और पोर्टेबिलिटी बाय इटसेल्फ एक जादू की पुड़िया नहीं है, एक हिस्सा है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ पोर्टेबिलिटी होने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, पोर्टेबिलिटी प्लस अदर स्टेप्स, और वो अदर स्टेप्स उन्हें आज लेने चाहिए। जैसे मैंने कहा है, आज अगर मैं होम लोन पोर्टेबिलिटी की बात करूं तो फॉरगेट ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबिलिटी, आज मुझे मैनुअली भी अगर मेरा लोन, होम लोन, एक बैंक से दूसरी बैंक में ले जाना हो तो उसके लिए जो मेरा एग्जिस्टिंग लेंडर है उसने इतनी दीवारें खड़ी कर रखी हैं। हर चीज़ के लिए मैं अपनी बैंक के साथ इलेक्ट्रॉनिकली डील कर सकता हूं,
लेकिन अगर मुझे होम लोन शिफ्ट करने के लिए मेरे एग्जिस्टिंग लेंडर से सर्टिफिकेट चाहिए कि आपके पास कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, कितना पेमेंट करने से कंप्लीट पेमेंट हो जाएगा और आपके पास मेरे कौन से प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, ऐसा मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। राइट। ये सर्टिफिकेट लेने के लिए मुझे खुद बैंक में अपने आप जाना होगा, मैं किसी को भेज नहीं सकता, इलेक्ट्रॉनिकली रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी ब्रांच में चला जाऊं, उनके लोन ब्रांचेस में मुझे जाना होगा। हर सर जो आप कह रहे हैं मैं एक्चुअली उसी को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि जब होम लोन स्विच करने में इतनी परेशानी होती है तो फिर बैंक अकाउंट स्विच करना, जो कि और भी एक स्टेप आगे होगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती है। भले ही आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर ने बोल दिया बैंकिंग एसोसिएशन को कि आप इस पर काम करिए और ये पॉसिबिलिटी है, इसकी संभावना बढ़ गई क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज हम अब अपग्रेड हो रहे हैं और हम तैयार हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक होम लोन ट्रांसफ़र की बात है, आपने खुद बताया कि सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है जो एग्जिस्टिंग लेंडर है, और इसमें प्रॉब्लम ये भी आती है कि इन पर्सन ही आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, मेल के ज़रिए यानी इलेक्ट्रॉनिकली अभी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पर यानी जो ये बैंकर्स का जो रवैया है आम नागरिक के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, उसमें चेंज कैसे आएगा? उसमें चेंज रेगुलेशन से आएगा। उसमें ये बहुत इजी है, इसके लिए कोई आपको वर्कशॉप में बात नहीं करनी, कोई सेमिनार में बात नहीं करनी, एक आपको फरमान इशू करना है। रिजर्व बैंक रेगुलेटर है बैंक्स का, वो अगर फरमान इशू कर दे कि ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेप्ट करना ही होगा, इतने दिनों में आपको ये सर्टिफिकेट इशू करना ही पड़ेगा, अगर इतने दिनों में आपने इशू नहीं किया तो प्रतिदिन इतना आप पर जुर्माना लगेगा जो आपको ग्राहकों को देना होगा। ये क्यों नहीं आरबीआई कर सकती? और इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं चाहिए, सिर्फ जो अनफेयर प्रैक्टिसेस बैंकें ले आई हैं उस अनफेयर प्रैक्टिस को आउटलॉ करना है। वो आप अगर छोड़ देंगे, आईबीए पे छोड़ देंगे, तो वो बिल्कुल कभी भी नहीं होगा। ये तो पिछले 10 सालों से नहीं हुआ, अब क्यों हो जाएगा? सीधा सा सर्कुलर आप इशू करिए, रेगुलेशन इशू करिए कि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आपको खुद आना होगा। क्यों? जब सारी चीजें, मैं जब पैसे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली कर सकता हूं तो मैं सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिकली क्यों नहीं मंगा सकता? क्यों नहीं मैं अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लेने किसी और को भेज सकता, उसे प्रॉपरली ऑथोराइज करके? ये सारी चीजें अगर आप रेगुलेट कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी काफी हद तक एज फार एज होम लोन्स आर कंसर्न।